हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स का ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए थे और काफ़ी दिनों बाद आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं और इनसे संबंधित कौन कौन से डेरिवेशंस हो सकते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। सबसे पहले हम बात करें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड था, लेकिन हमें उसको देखना है कि कैसे होता है। तो देखने के लिए ज़रूरत है कि उसको कुछ देखने लायक बनाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं पड़ती। तो उसको विजुलाइज करने के लिए उसका ज्यामितीयकरण किया गया, उसकी ज्योमेट्री बनाई गई, तो उसको लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। उन्हीं रेखाओं को कहा गया है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर शुद्ध शब्दों में हम एक परिभाषा के रूप में इसको जानना चाहें तो परिभाषा के रूप में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, एक प्रकार की ऐसी रेखाएं हैं जिन पर कोई धनावेश चलता, ठीक है, यानी कि धनावेश के चलने का जो डायरेक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में वो रेखाएं जिन पर कोई धनावेश चलता है उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब है वैद्युत क्षेत्र का ज्यामितीय निरूपण। अब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात करें, पहला नंबर है, देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मतलब क्या है कि एक धनावेश है इस तरह से और एक है ऋणावेश। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती और ऋणावेश पर ऐसे समाप्त होती इस तरह से। ठीक है, और भी आप दिखा सकते हो बहुत सारी। ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर के समाप्त होती हैं। इस तरह से आप निरूपित कर सकते हो धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश की ओर। ठीक, अगर केवल एक सिंगल धनावेश या ऋणावेश हो तो उस केस में क्या होगा, अगर हम एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज जैसे ले लें, इस सिंगल पॉजिटिव चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकलेंगी कहाँ तक जाएंगी, तो वो इन्फिनिटी तक जाती, पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक फैल सकेंगी वहाँ तक फैलेंगी। इस तरह से ये अगर सिंगल चार्ज कोई होगा तो उस केस में कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती। सेम टू सेम अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ये इन्फिनिटी से आएंगी। इन्फिनिटी मतलब हमको पता नहीं कहाँ से आ रही है। रियलिटी में अगर हम इसको सोचना चाहें कि आखिर कहाँ से आ रही होंगी, तो किसी धनावेश से निकली होंगी। मान लीजिए इसी धनावेश से निकली है और ये फिर लौट करके इस ऋणावेश पर वापस आ रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण पढ़ते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगर सिंगल चार्ज है तो उससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो निकल करके कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती। ठीक है, ऐसे ऋणावेश है तो अनंत से इस आवेश तक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आती। दूसरी प्रॉपर्टी पर आए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, ध्यान रखें यहाँ पर उसे नहीं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है जो कि अद्वितीय। मतलब कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखा है, मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है, इस तरह से हम दिखा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन को निरूपित करती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये वैद्युत क्षेत्र का किसी भी बिंदु पर डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट ए,
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन निकालना, तो क्या करो, इस पर एक स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन खींचोगे तो यहाँ पर ये ए पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी, तो यहाँ पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो ये पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। ओके, और ध्यान रखना किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो अद्वितीय होती, मतलब एक बिंदु पर एक से अधिक दिशा नहीं हो सकती। वैसे यह सदिश की परिभाषा है, कोई भी सदिश राशि है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी एक सदिश राशि है, इस वजह से इसकी भी दिशा केवल और केवल एक हो। ठीक है, जो भी होगी एक ही डायरेक्शन होगी। तीसरा गुण क्या कहलाता है वैद्युत क्षेत्र रेखा का? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। सॉरी, अब प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, और अगर वे ऐसा करती है, यहां पर वे यदि वे ऐसा करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, अर्थात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। मतलब दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे एक ये ले लिया और दूसरा और ले लिया, अगर कहा जाए कि ये दोनों काट रही, यहां पर जैसे काट रही, तो प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर बना। अब इस जगह पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो एक टेंजेंट तो ये बन गया और दूसरा टेंजेंट ये बन गया। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन गई। ये भी E1 है, E1 एक ही पॉइंट है ना, तो एक ही पॉइंट, अगर ये पॉइंट 1 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दो डायरेक्शन बन रहा है। और हमने इससे पहले वाले प्रगुण में क्या पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किसी एक बिंदु पर एक ही रहती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो क्या होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकेंगे, और दो स्पर्श रेखा खींचना ये बताता कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा है, जो कि संभव नहीं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टी। ये देखिए चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो सदैव पृष्ठ के लंबवत निकलते व समाप्त होते, निकलते नहीं, यहाँ पर निकलती। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो जब किसी पृष्ठ से निकलेंगी, जैसे किसी पृष्ठ पर अगर आवेश है तो पृष्ठ से जब निकलेंगी तो वो क्या करेंगी, वो हमेशा उसके लंबवत निकलेंगी, और अगर उस पर वापस आ रहे यानी ऋणावेश उस पर है तो भी उसके लंबवत ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई एक पृष्ठ ले लिया जाए, ये इस तरह से हमने एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ पर धनावेश है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखा, इसे हम दिखाएं कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो बाहर निकल रही है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी ये पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाएगी हमेशा। ठीक है, पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो वो हमेशा क्या करेंगी, पृष्ठ के लंबवत ही निकलने वाली हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इस पर धनावेश हो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या करेंगी, पृष्ठ के लंबवत ही बाहर निकलेंगी, हमेशा इससे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, कभी ऐसे नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। ओके, और एक बात और याद रखना, अगर कोई चालक है तो चालक के भीतर कोई आवेश नहीं रहता, इस वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के भीतर नहीं होंगी, हमेशा पृष्ठ पर और पृष्ठ के बाहर ही रहेंगी। अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि पाई नहीं जाती, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, किसी पृष्ठ के भीतर आपको नहीं दिखाना वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ होगी, बाहर होगी पृष्ठ की, ये बात ध्यान रखना। हाँ, पृष्ठ में एंटर करेगी, पृष्ठ से बाहर निकलेगी, लेकिन पृष्ठ के भीतर नहीं दिखाएंगे हम। ओके, और एक और बात याद रखिएगा, अगर आप बात करते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र की,
एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर इस तरह से अगर दिखाया गया है तो इसको कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर अगर एक पॉइंट ए ले लें और इस जगह पर एक पॉइंट बी ले लें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर होगा वही बी पर भी क्यों होगा? क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर ई ए और ई बी आपस में बराबर हो, ये होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र आ जाए, जिसे कहते हो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि इस तरह से कहीं पास पास कहीं दूर दूर इस तरह से दिखाएंगे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को। इस तरह से हमने दिखा दिया। तब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां दूर दूर हो रही हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र कम, और जहां पास पास है वहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक हो। अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दूं और इधर वाले पॉइंट को Q नाम दूं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P होगा वो कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q से। ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और इस प्रकार के वैद्युत क्षेत्र को कहते हैं परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। उम्मीद समझ गए होंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम कैसे डिफाइन करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय नहीं, ध्यान रखना गलती हो गई है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात हो रही, चुंबकीय की बात नहीं हो रही। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो होती क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाती कि वैद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश रखा गया तो किस रास्ते पर चल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के चलने का जो दिशा होता है उसी को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसी वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छा एक चीज और बात करें। बात आती कि कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी किसी पृष्ठ से। तो किसी पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो 1/ε0 टाइम्स होती हैं चार्ज का। यानी किसी पृष्ठ पर अगर Q चार्ज है तो उससे कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो Q/ε0, यानी चार्ज Q से रिलेटेड कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हो सकती हैं? Q/ε0। उम्मीद है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अगले टॉपिक की, वैद्युत द्विध्रुव की। आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि अगर हम क्या करें, एक धनावेश और एक ऋणावेश, इस तरह से हमने एक ऋणावेश ले लिया यहाँ पर, और इससे छोटी सी दूरी पर यहाँ पर हमने एक धनावेश ले लिया, तो इनसे मिलकर जो कोई निकाय बना होता है इसी निकाय को कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। अति अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर व विपरीत आवेशों से बना निकाय विद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो यहाँ पर दो आवेश हमने ले लिया जो A और B पर स्थित हैं, और इनके बीच की दूरी को ले लेते हैं 2L। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की कि वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे द्विध्रुव मॉलिक्यूल HCl, इसी तरह से H2O आदि।
ये सब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है। ठीक है, जैसे अगर हम HCl की बात करें तो HCl में H+ और Cl- ये अल्प दूरी पर होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक प्रकार के वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। अब बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है जब उसको आप वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उसके अंदर घूमने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसके अंदर क्या होता है, आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है, और P इक्वल टू होता क्या है, कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, एक आवेश का परिमाण, और इसको गुणा कर देंगे हम आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। P बराबर एक आवेश का परिमाण जिसे हम Q ले लें, प्लस Q माइनस Q, केवल परिमाण लेना है और साइन नहीं लेना है, और आवेशों के बीच की दूरी 2L, तो Q इंटू 2L ये बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। या एक सदिश राशि है, याद रखेंगे सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन होगा, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो ऋणावेश से धनावेश की। ठीक है, जो P होता है की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है। ठीक है, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक, इसका मात्रक लिख लो, P का मात्रक। मात्रक लिखने के लिए इधर Q है, Q आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और 2L क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। विमीय सूत्र लिखना है, P की विमा, तो विमीय सूत्र लिखना है, कूलम का AT होता है, पहले पढ़ चुके, Q का AT, और मीटर का हो जाएगा L। ठीक है, इसी को चाहो तो आप लिख लो LAT से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे कि कभी भी गलती ना हो और कोई भी टॉपिक आप भूले ना। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब प्रैक्टिस किए रहोगे तो उस केस में जैसे एग्ज़ाम में आएगा आप कुछ ही मिनटों में उसको पूरा कर ले जाओ। नहीं तो अगर यहाँ जब पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो फिर सोचोगे इतना लंबा हम कैसे एग्ज़ाम टाइम में कंप्लीट कर लेंगे। एग्ज़ाम टाइम में तभी कंप्लीट कर सकते हो जब इसकी आप प्रैक्टिस किए रहोगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में मतलब कि द्विध्रुव एक खींचा जाए, ये हमने ले लिया एक द्विध्रुव AB, जो कि -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण P होगा। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं O। लंबाई इसकी हमने 2L लिया था, तो आधा लंबाई L इधर और आधा लंबाई L इधर। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा याद है, -Q से +Q की तरफ होता है। अब इसके मध्य बिंदु O से ये देखो, ये जो लाइन हमने खींचा ना, इसको कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष।
ये है द्विध्रुव अक्ष। मध्य बिंदु से जो हम दूरी ले रहे हैं ये ले रहे हैं r। इसके मध्य बिंदु O से, डायपोल के मध्य बिंदु O से हम दूरी लेते हैं r। इस जगह पर एक पॉइंट है P जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आवेशों से दूरी पता होना चाहिए। तो हम प्लस Q आवेश से इसकी दूरी निकालें। देखो, O से P तक की दूरी R है, तो B से P तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R में से इतना, ये आधा पार्ट यानी L कम हो जाएगा, R माइनस L। ओके, फिर अगर हम यहाँ माइनस Q से देखें इसकी दूरी, तो इसमें L बढ़ जाएगा, देख सकते हो। O तक तो R है और इधर O से A तक बढ़ जाएगा, यानी L जुड़ जाएगा इसमें, R प्लस L। ये दूरियां हमने निकाल, दूरियां निकालने के बाद अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते। ठीक है, ध्यान रखना ये जो 2L होता है जिसे द्विध्रुव की लंबाई भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण हम P पर निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो धनावेश है, धनावेश है तो धनावेश के कारण ये बाहर की ओर होगा, इसको नाम दे देते हैं E1। और अगर ऋणावेश के कारण निकालेंगे तो ऋणावेश की ओर होता है, इसको नाम दे देते हैं E2। क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। दूरी प्लस Q से दूरी है R माइनस L, इसका होल स्क्वायर। डायरेक्शन दिखाना है तो डायरेक्शन देख सकते हो, ये x अक्ष के अलॉन्ग मान सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आई कैप। आई कैप बताता है x अक्ष की दिशा में। ओके, चलिए फिर निकालेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेते हैं। माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र जब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो इसको E2 से हमने लिखा है। E2 इक्वल टू बनेगा 1/4πε0 Q बाई दूरी, माइनस Q से दूरी इसकी R प्लस L है, R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन देख सकते हो x अक्ष के विपरीत दिशा में, तो इसको लिखते हैं माइनस का आई कैप। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमको निकालना है P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो P पर कुल वैद्युत क्षेत्र अब अगर कुल वैद्युत क्षेत्र निकालना तो कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। मान रख लेते हैं, E बराबर E1 का मान है 1/4πε0 Q बाई, पर देख लीजिए 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L का होल स्क्वायर आई कैप। देखो E2 में यहाँ माइनस आई कैप है तो माइनस को मैं आगे लगा लेता हूँ, 1/4πε0 Q बाई यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर आई कैप। अब इसमें जो कॉमन है उस चीज को हम कर लेते हैं कॉमन। देखते हैं क्या कॉमन है।
तो एक तो Q कॉमन है, नीचे कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। I कैप भी कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। बचेगा क्या इसमें, तो बचेगा सिर्फ 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस इधर बचेगा 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। सो आगे कैलकुलेट करें, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ I कैप, नीचे ऐसे एक लाइन खींचे, इसका इधर गुणा कर दीजिए, R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस इसका इधर गुणा करोगे R माइनस L का होल स्क्वायर का, इधर आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी हर और हर का गुणा कर देंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी के अनुसार बन जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस तो होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 मिनट, देखिए मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आगे माइनस लगा तो साइन चेंज करते हुए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, और नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ I कैप में इधर लगा देता हूँ, R स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएंगे, तो इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q है, इंटू देखो 2RL हो जाएगा 4RL, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर I कैप। ओके, नाउ देखो अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे अपनी सुविधा के लिए। अरेंज करने पर क्या मिलेगा देखते हैं, इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, देखो Q इंटू 2L हमको चाहिए अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ये डायपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर एक 2 बचेगा और एक R बचेगा, यानी 2 आगे लगा देता हूँ, R पीछे लगा देता हूँ। नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो Q इंटू 2L, इसको हमने पढ़ रखा है P होता है, ये चीज हमने पढ़ा अभी कि Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको स्मॉल p से लिखते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं। देखो R जो है मध्य बिंदु से पॉइंट P की दूरी है, ये बहुत ज्यादा है, और L क्या है, द्विध्रुव की लंबाई है जो कि बहुत ही कम। तो उस स्थिति में देखो, क्योंकि R जो है बहुत ही छोटा है किससे, सॉरी छोटा नहीं है, गलती हो गई, यहाँ L कर देते, उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा। यहाँ जो L है बहुत छोटा है किससे, R से। अतः ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो L स्क्वायर है ये टेंड्स टू 0, R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। अब L स्क्वायर को नगण्य मान लिया, नगण्य कब मानते हैं, जब L स्क्वायर R स्क्वायर के साथ या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ, गुणा और भाग में कभी नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे R स्क्वायर के साथ, तो उस केस में R स्क्वायर इसका मान बहुत ज़्यादा होगा और L स्क्वायर का मान बहुत कम होगा, तो L स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। तो L स्क्वायर को देंगे हटा, इसमें से हटाने के बाद क्या मिल जाएगा, जब हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास बनेगा इक्वल टू 1 बाई 4, यहाँ I कैप भी लगाना ना भूलिए,
1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है 2πr और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, एल स्क्वायर हट जाएगा तो आर स्क्वायर और स्क्वायर करेंगे आर पावर 4। अब एक आर से आर पावर 4 कटेगा तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट 2p और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ आई कैप। ठीक है, इसी को चाहो तो आप ये लिख सकते हो, p खुद ही वेक्टर है तो आई कैप अलग से दिखाने की जरूरत है क्या है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। तो इसे आप लिख लो 2p पर वेक्टर लगा लो भाई आर क्यूब। ठीक है, ये निकल कर आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में भी हमें कैलकुलेट करना है, बट आज नहीं करेंगे, हम अगले सेशन में करेंगे।